अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, मौजू तो पाकिस्तान ही है। लेकिन इसमें जो इंतशार दिखाई दे रहा है, हुकूमती सफ़ों में इंतशार, अपोजिशन में इंतशार, और फिर भारत के साथ जो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने एक फ़ैसला किया है, उसके हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। मैं हूँ एजाज अहमद और आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं व्यूज़ ऑन न्यूज़। नाज़रीन, आज दो तीन चार अहम वाक़यात रूनुमा हुए हैं। एक तो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने ये फैसला किया कि भारत से कॉटन यार्न और 5 लाख टन चीनी दरामद की जाएगी। आपको याद होगा जब 370 ए भारत ने 35 ए माफ़ कीजिएगा और 370 ख़त्म किए थे 5 अगस्त को 2 साल पहले। तो उस वक्त वफाकी काबीना की जानिब से भारत के साथ तजारत पर पाबंदी आयद कर दी गई थी, बॉर्डर्स बंद करने का फैसला किया गया था। फिर उसके बाद ये भी याद होगा कि कुछ लाइफ सेविंग अद्वियात जो हैं वो बास जग हलकों ने या बाद जिम्मेदारों ने वफाकी हुकूमत में सिविलियन जिम्मेदारों ने कोशिश की थी कि उन्हें किसी ना किसी तरह से भारत से दरामद किया जाए। मैं उन लोगों में हूँ नाजरीन जो ये समझते हैं कि इलाकाई तजारत को फ़रोग मिलना चाहिए। अगर ख़ित्ते में यूरोपीय यूनियन की तर्ज पर साफ्टा और साफ्टा का निज़ाम कायम कर लिया जाए, यानी साउथ एशियन पेरिफेरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट और साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो उससे खित्ते के ममालिक को भी फ़ायदा होगा और अवाम को भी फ़ायदा होगा, मईशतों को भी फ़ायदा होगा। ये खिता दुनिया के जो आप यूँ समझिए कि एक बड़े हिस्से पर मुहित है। भारत की आबादी आप देख लें, 1 अरब से जायद है, 1 अरब 25 करोड़ समझी जाती है। फिर उसके अलावा चीन की आबादी को 1.5 अरब के करीब कहते हैं कि पहुंच गई है। पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है, ये कुछ छोटी कम आबादी नहीं है। बांग्लादेश की आबादी भी पाकिस्तान जितनी तो नहीं, लेकिन बहरहाल बड़ा मुल्क है बांग्लादेश। अफगानिस्तान बड़ा मुल्क है। तो नाज़रीन, इस तरह से इस खित्ते में अगर रीजनल ट्रेड हो और इन्हीं ममालिक के दरमियान कुछ तरजीही बुनियादों पर कुछ चीज़ों की ट्रेड हो और फिर जो ड्यूटी है वो कम हो, टैक्सेस कम हो, तो अशिया की कीमतें कम रखी जा सकती हैं, महंगाई को कम किया जा सकता है। चूँकि अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो उससे बड़े पैमाने पर लोगों को फ़ायदा हो सकता है। तो इस तरह से पाकिस्तान और मैं इसका मुखालिफ नहीं हूँ कि भारत के साथ ट्रेड की जाए, लेकिन कुछ मुल्की ज़रूरियात ऐसी होती है जिनमें ये फैसले करने पड़ते हैं जो वफाकी हुकूमत ने किए उस वक्त जब इनकी ज़रूरत थी। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि अचानक तब्दीली रूनुमा हो गई। इस तब्दीली को लोग ज़्यादातर सवालात उठा रहे हैं। इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे नाज़रीन, कल की वीडियो में तफसील से बात करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों से बात हो जाए और उसके बाद ही इसके ऊपर कमेंट किया जाए। फिर वीडियो की तवालत भी एक मतबा नज़र होती है कि उसे ज़्यादा तवील ना किया जाए। तो कोशिश करेंगे इसके ऊपर कल ज़रा तफसील के साथ बात कर सकें और इस एक मौजू को, या जो पाकिस्तान की इस वक्त रीजनल सूरत हाल है और जो सफारती मामलात हैं उनके ऊपर कल बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन, आज चंद और वाक़यात भी रूनुमा हुए हैं। एक जानिब तो वो ताबिश गौहर साहब की अपॉइंटमेंट के हवाले से, और फिर वो जो एक इंक्वायरी चल रही थी उसी हवाले से आरिफ अलवी साहब की, उस पर बहुत सारी बातें हो रही। माफ़ कीजिएगा, आरिफ अलवी नहीं, अबराज ग्रुप वाले जो रिजवी साहब हैं उनकी, तो उस हवाले से बहुत सारी बातें हो रही हैं। लेकिन अभी वो और इसके अलावा और बहुत सारे स्कैंडल्स हैं। आटे का स्कैंडल है, चीनी के स्कैंडल पर तो आज कुछ पेशरफ्त तो हुई, लेकिन ये पेशरफ्त भी बड़ी ही सवालिया है। मसलन आज जहांगीर तरीन साहब और उनके बेटे अली तरीन के खिलाफ FIA ने मुकदमा दर्ज करने का ऐलान कर दिया। जहांगीर तरीन साहब ये कहते हैं कि उनके पास जो कुछ भी था वो ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक है और उनके पास तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। उन्होंने किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की। 3 अरब रुपए
के हवाले से ये कहा गया। लेकिन बाद शहजाद अकबर साहब ने एक तो खैर बुलंदोबांग दावे किए, वो उनकी आदत है, लेकिन जो असल कहानी है इसमें वो यही बताई जाती है कि आजम खान और शहजाद अकबर साहब जो हैं वो और ये जिम्मेदारी उन जराए की है जो ये बताते हैं। मुझे ना आजम खान साहब से कोई इख्तलाफ है, ना शहजाद अकबर साहब से मेरा कोई मसला है, लेकिन उनका ये कहना है कि जहांगीर तरीन का इन्हीं दोनों लोगों के साथ नहीं बनती थी। इख्तलाफ की वजह भी यही थे, और ये कहा जाता है कि 6-8 अफराद का एक ग्रुप है जिसमें जो जिनमें से तकरीबन 80% लोग आजम खान साहब जो सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के, और शहजाद अकबर साहब के इन्फ्लुएंस की वजह से बहुत सारे ऐसे काम कर जाते हैं जो प्राइम मिनिस्टर साहब को बाद में नुकसान पहुंचाने का बायस बनते हैं। तो यही कहा जा रहा है कि जहांगीर तरीन के मामले में भी वही शामिल हैं। अब मुझे नहीं इल्म, क्योंकि जो सब्सिडी दी गई उसमें तो जहांगीर तरीन साहब ने भी तस्लीम किया कि उन्होंने सब्सिडी ली, लेकिन उनका ये कहना था कि सूबाई काबीना ने फैसला किया, ईसीसी ने उसकी मंजूरी दी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसकी मंजूरी दी, तो उसके बाद ये गैर कानूनी काम कैसे हो सकता है। जो भी कमीशन बना उसने जो भी रिपोर्ट दी, जो भी उसकी फाइंडिंग्स थी, उसके बाद एफआईए ने जो भी तहकीकात की, लेकिन इस सवाल का जवाब नाज़रीन अभी तक बाकी है कि अगर सूबाई काबीना एक फैसला करती है तो फैसला गैर कानूनी कैसे होगा। और फिर एक ऐसे मौके पर जब हुकूमत कुछ मुश्किलात में दिखाई दे रही है, जहांगीर तरीन के खिलाफ पर्चा काटने के क्या मायने हैं। आपको याद होगा 3 मार्च से पहले, 3 मार्च से 1 या 2 रोज पहले यही जो साहिबान हैं हुकूमत में, इनकी जानिब से खबरें चलवाई गई। नदीम मलिक साहब के ने अपने प्रोग्राम में वजाहत की, मैंने भी थोड़ी सी इसके ऊपर गुफ्तगू की थी पिछली एक वीडियो में उन्हीं दिनों में, कि जी ये कहा गया कि जनाब जहांगीर तरीन साहब को फ़ोन किया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, रब्ता हो गया और वो एक्टिव हो गए हैं। फिर उसके बाद ये खबर चलाई गई कि जहांगीर तरीन साहब अपने जहाज़ में फैसलाबाद पहुँचे हैं, राजा रियाज और दीगर लोगों से उन्होंने मुलाकात की है। ये मुलाकात बेसिकली मार्च के आगाज में या जो फरवरी का महीना था उसके आखिरी हिस्से में हुई थी। कोई एक फौतगी हुई थी, वहाँ जहांगीर तरीन साहब पहुँचे थे, और फिर उन्होंने ये भी बताया था अब्बास करीबी दोस्तों को, नदीम मलिक साहब को भी बताया था जो समा टीवी पर प्रोग्राम करते हैं, कि मैं अपने गांव में हूँ और फिलहाल सियासत से दूर हूँ। उसके बाद फिर हुकूमत की जानिब से जीत के दावे आ रहे थे। जहांगीर तरीन साहब के बारे में बारहा ये खबरें फैलाई जा रही थी कि उन्होंने यूं कर दिया और यूं कर दिया, लेकिन जब इन सब के बावजूद हफीज शेख साहब हार गए, तो उस वक्त तक तो हफीज शेख साहब इस हुकूमत के नफ्से नातका भी थे, ब्लू आइड थे प्राइम मिनिस्टर साहब के। उसके बाद उनके खिलाफ एक कार्रवाई हुई, और कहा यह जाता है कि हफीज शेख साहब को लाने वाले जहांगीर तरीन साहब ही थे। अब हमने गुज़िश्ता रोज की वीडियो में भी ये कहा था कि शायद कोई एक हाथ हट गया है हफीज शेख साहब की पुश्त से, और इसीलिए उन्हें अनसेरेमोनियसली हटाया गया है। और चूंकि हफीज शेख साहब को हटाया गया है तो कुछ ना कुछ कार्रवाई तो होना थी, तो जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ आज पर्चे का ऐलान कर दिया गया। अब ये पर्चा कितना मजबूत होता है, इसमें कितनी सजाएं होती हैं, वो तो आगे चलकर बात पता चलेगा। लेकिन अगर जहांगीर तरीन साहब के पास कागजात है, और वो ओरिजिनल सवाल अभी बाकी है कि सूबाई काबीना अगर फैसले करती है और ईसीसी फैसले करती है, तो फिर उनकी कानूनी हैसियत क्या होगी, मुस्तकबिल में क्या कोई सूबाई काबीना वो इस तरह का बड़ा फैसला कर सकेगी, ये भी बहुत देखने वाली बात है। फिर इसमें एक मनी लॉन्ड्रिंग का सवाल भी उठाया गया, और शहजाद अकबर साहब ने आज ये इंकशाफ किया कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला अलग से है और वो नैब को भेज दिया गया है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर बैंकिंग चैनल से पैसे गए तो वो मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हो गई। मनी लॉन्ड्रिंग तो होती है जो हवाला हुंडी का कारोबार करने वाले हैं उनके हवाले से, उनके जरिए से होती है, नॉन बैंकिंग चैनल से होती है, गैर कानूनी ज़राए से होती है। अगर कानूनी ज़राए से रकम गई है और हुकूमती कवानीन के मुताबिक गई है, तो फिर वो मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हो गई, ये बड़ा सवाल है। और अदालतों में शहजाद अकबर समेत जितने बड़े दानिश्वर हैं इस हुकूमत के पास, उनको ये जवाब देना होगा। और फिर शायद मुझे ये लगता है नाज़रीन, जहांगीर तरीन साहब को मैंने देखा है काम करते हुए, मेरी उनके साथ ना कोई दुआ सलाम है,
ना ही कोई मुलाकात है। मैंने उनको काम करते देखा है, बहुत तवील अरसे से देखा है। उनके वालिद को मैं जानता हूँ 2-3 हवालों से, चूँकि मैं जर्नलिस्ट हूँ और उनके वालिद पुलिस में सर्विस में थे। फिर तरबेला मुतासरीन की जो की उस ज़माने में जो कमेटी बनी थी उसमें वो एक फ़ाल किरदार अदा कर रहे थे। तो वो उनको मुतबादिल ज़मीनें लोधरा में मिली थी, उस हवाले से कुछ चीज़ों थी जिनको मैं की वजह से मैं उनको जानता हूँ। लेकिन जहांगीर तरीन साहब को जो करीब से जानने वाले लोग हैं वो, और हमने जब भी काम करते उनको देखा तो एक बड़े ही बासलाहियत मुंतजिम के तौर पर सामने रहे। इस हुकूमत को कायम करने में उनका बड़ा हाथ था। अब अगर कोई इस हुकूमत को ख़त्म करना चाहता है तो ही जहांगीर तरीन के खिलाफ कार्रवाई होगी ना। आज मैं ये नहीं कह रहा कि जहांगीर तरीन साहब को दूध के धुले हैं, यकीनी तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए अगर उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की और वफाकी और सूबाई काबीना या ईसीसी के फैसलों के बगैर ये सारा कुछ कर दिया है। क्योंकि अगर ईसीसी का फैसला है तो फिर उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। फिर वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ हो कार्रवाई, प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ हो कार्रवाई। असद उमर साहब ने तो खैर उस फैसले से जान छुड़वा ली थी। तो फिर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो ना जो इस वक्त हुकूमत में है और उन्होंने ये सारे फैसले किए। तो देखना यह है कि इससे और फिर अगले दिनों में एक और अहम नुकता है नाजरीन के मौजूदा जो कार्रवाई है ये चंद मखसूस मामला सामने आने के बाद की गई है। मसलन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मरियम नवाज हमजा को वज़ीर आज़म कबूल कर लेंगी। उसके बाद हसन मुर्तज़ा साहब जो पंजाब में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हैं, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ ये इंकशाफ किया कि ईद के बाद जो है वो बड़ी ईदी दी जाएगी आवाम को, और 30 लोग हुकूमत के हमारे साथ हैं, राब्ते में हैं, और कुछ यकीनी तौर पर नून लीग के साथ भी राब्ते में है। नून लीग 15 का फिगर बताती है। तो उनका ये कहना था कि हम हमजा शहबाज को वज़ारत आला पेश करेंगे, हसन मुर्तज़ा साहब का ये कहना था। उसके बाद ये सारी कार्रवाई हुई कि शायद वो लोग जो उस ग्रुप में हैं और वो जो तमाम के तमाम लोग हैं पंजाब में नाराज, उसमें परवेज़ इलाही को मैं शामिल नहीं कर रहा, ना ही उनके लोगों को शामिल कर रहा हूँ। जो पीटीआई के लोग हैं वो कहा यह जाता है कि वो तमाम के तमाम लोग वो इलेक्टेबल्स हैं जो जहांगीर तरीन खान साहब के राब्ते में थे। जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ इस मुकदमे का एक मकसद ये भी हो सकता है कि दबाव डालकर वो लोग जो जिनके बारे में मरकज़ में भी कहा जाता है कि कोई 20 लोग हैं और पंजाब में 30 लोग हैं, तो ये शायद उनको अंडर प्रेशर लाने की एक कोशिश समझी जा रही है। हमारी बाज़ हुकूमती ज़राए से भी बात हुई और उनका भी यही कहना है कि ये जो मामला है ये चाल उल्टी पड़ सकती है। क्योंकि अगर आप जहांगीर तरीन जैसे आदमी की तौहीन करेंगे, मसलन जहांगीर तरीन साहब अकेले नहीं है, इसहाक खाकवानी साहब बहुत अच्छी शोहरत के आदमी है, वो उनके साथ हैं। राजा रियाज एमएनए हैं, वो उनके साथ हैं। इस तरह तकरीबन 25-30 एमएनएस का एक ग्रुप है जो इस हुकूमत से नाराज है। उन्होंने वोट भी किया, एतमाद का वोट भी दिया, लेकिन वो जहांगीर तरीन साहब के कैंप में हैं। फिर जहांगीर तरीन की अपनी सगी बहन वो सेनेट में हैं, उनके साथ कुछ और लोग भी यकीनी तौर पर सेनेट पे हैं। तो ये एक ये जो तोड़ फोड़ का सिलसिला है, और वो जो इतला है, हमने गुज़िश्ता रोज़ भी ये इतला दी थी कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बजट के करीब में या बजट के दिनों में एक अटेम्प्ट हो सकती है उन्हें इक़्तिदार से निकालने की। तो उस वक्त अगर ये फ्रूटफुल हो गई एफर्ट और ये अपोजिशन उन लोगों को साथ मिलाकर प्राइम मिनिस्टर साहब को निकालने में कामयाब हो गई, और यकीनी तौर पर अगर जहांगीर तरीन साहब अपने इंसल्ट फील करेंगे तो फिर वो यकीनी तौर पर अपने लोगों को पैगाम भी देंगे। और जाहिर सी बात है जहांगीर तरीन एक ताकतवर शख्सियत भी है, उनके पीछे जो ताकतवर हल्के हैं वहाँ भी उनकी कुछ ना कुछ सपोर्ट मौजूद होगी। तो फिर ये मामला हुकूमत के लिए गंभीर होता चला जाएगा, और कितना गंभीर होता है 1-1.5 महीने में पता चल जाएगा। लेकिन ये हुकूमत के लिए ये मसला हुकूमत के गले की हड्डी बनता दिखाई दे रहा है, जो निगला भी नहीं जा रहा और उगला भी नहीं जा रहा। फिर पीपल्स पार्टी के दरपर्दा राब्ते हैं, पीपल्स पार्टी सराकी बेल्ट में इस वक्त सरगर्म भी है, हुकूमती अरकान से भी और नून लीग के अरकान से भी राब्ते कर रही है। और ये जहांगीर तरीन साहब का फैक्टर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी यकीनी तौर पर वहाँ फ़ायदा दे सकता है। तो अब आगे चलकर देखते हैं इस हवाले से क्या होगा। लेकिन ये भी इतलात हैं कि बुज़दार साहब के बाद महमूद खान साहब भी दबाव में हैं।
फिर अली अमीन गंडापुर साहब ने जो हरकत फरमाई, बेटे से गाड़ी चलवाई और फिर सरेआम उन्होंने ने एक बड़े एंकर मंसूर अली खान को लताड़ने की कोशिश की, लेकिन वो ये शायद ये भूल गए कि कानून ये नहीं कहता कि आप सड़क पर गाड़ी नहीं चलाएंगे। कानून 9 साल के बच्चे को ड्राइविंग से रोकता है, वो घर में भी ड्राइविंग से रोकता है, क्योंकि 9 साल का बच्चा जो है वो उसके मसल्स बहुत कमज़ोर होते हैं और वो गाड़ी ड्राइव करने का अहल नहीं है। अली अमीन गंडापुर साहब के अलावा भी कुछ और वज़रा हैं जिनकी कारकर्दगी सवालिया निशान है। और फिर आज एक और तलवार लटका दी गई है शौकत तरीन साहब की। शौकत तरीन साहब वो आदमी हैं जो अनवर मजीद साहब के दामाद हैं। पीपल्स पार्टी ने उन्हें वजीर खजाना बनाया था, लेकिन मुश्किल हालात देखकर शौकत तरीन साहब भी दौड़ गए थे। पीपल्स पार्टी उन्हें सेनेटर बनाना चाहती थी। जहांगीर तरीन साहब से उनकी करीबी रिश्तेदारी भी है। तो अब ये देखते हैं आगे चलकर इस मामले में क्या होता है, लेकिन हुकूमत अगले दिनों में मुझे मुश्किल में दोबारा से मुश्किल में पड़ती दिखाई देती है। और फिर हो सकता है चेयरमैन सेनेट भी जो पिछली मरतबा भी काम आए, इस मरतबा शायद काम आ सके या ना आ सके, इसका इस सवाल का जवाब भी आने वाला वक्त देगा। लेकिन नाज़रीन अब जरा PDM पर बात करते हैं। बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल है। आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब मिले मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब से, और इन दोनों शख्सियात ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर के लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है सेनेट पे यूसुफ रज़ा गिलानी, उनको कबूल ना करने का ऐलान किया। लेकिन नाज़रीन जब ये मुलाकात हो रही थी, उसी मुलाकात के दौरान सेनेट सेक्रेटेरिएट से एक 5 सत्री प्रेस्टीज जारी हुआ। उस 5 सत्री प्रेस्टीज में ये बताया गया कि यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपोजिशन लीडर के तौर पर जजेस अपॉइंटमेंट पार्लिमानी कमेटी के लिए 2 नाम दिए हैं, जिनमें एक नाम फारूक हमीद साहब का है, फारूक हमीद नाइक साहब का है, यानी फारूक एच नाइक साहब का, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर भी हैं और वकील हैं आसिफ अली जरदारी साहब के। और दूसरा नाम आजम नज़ीर तारड़ साहब का है, जो बेनज़ीर भुट्टो के जो कत्ल में शरीक समझे जाते हैं पुलिस अफसरान, वो उनके वकील हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनके ऊपर ये एतराज़ आयद किया था और इसीलिए उनको चेयरमैन सेनेट, माफ़ कीजिएगा, लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट बनने से रोका। तो हमें चिंता भी, जाहिर सी बात है, शाहिद खाकान साहब ने भी और अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने भी ये इंदिया दिया कि गफूर इनको कबूल नहीं किया जाएगा। उसके जवाब में बहुत एक सख्त बयान आया है। साबिक वजीर ख़जाना है नवीद कमर साहब, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो पार्लिमानी कायदीन हैं उनमें एक हैं सीनियर तरीन MNA हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब के क्लास फेलो भी है और अमेरिका में रूममेट भी रहे हैं। उन्होंने अब ये कहा है कि अगर नून लीग हमें यहाँ कबूल नहीं करेगी गिलानी साहब को लीडर ऑफ द अपोजिशन के तौर पर, तो फिर हम कौमी असम्बली में ना तो शहबाज शरीफ साहब को अपोजिशन लीडर कबूल करेंगे और ना ही राना तनवीर हुसैन को PSC का चेयरमैन कबूल करेंगे। तो नाज़रीन ये इंतशार अब अपोजिशन की सफ़ों में बुरी तरह से फैलता दिखाई दे रहा है। शहबाज शरीफ साहब जाहिर सी बात है इस वक्त जेल में हैं, नैब के कस्टडी में हैं, तो उनका रिएक्शन क्या होगा उनके हवाले से एक तो खबर यह भी है कि उनको एक्सेस प्रोवाइड किया जा रहा है राब्तों के लिए, तो शायद वो कुछ मामलात को ठंडा करने में कामयाब हो जाए। क्योंकि अगर शहबाज शरीफ की शख्सियत भी बुरी तरह से मुतनाज़ हो गई, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब कोशिश करेगी, तो फिर एक बड़ा मसला बन जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब गिलानी साहब की जहाँ तक बात है, तो मैंने फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में और गिलानी फैमिली में बहुत सारे लोगों को मैसेज किया कि मुझे वो मैसेज पढ़ के तो फौरी तौर पर जो खटका जो चीज़ मेरे जहन में खटकी वो यही थी कि क्या यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने आज़म नज़ीर तारड़ साहब का नाम अपने तौर पर भेजा है। ऐसा वो यकीनन नहीं कर सकते क्योंकि पीपल्स पार्टी को तो उनके ऊपर एतराज़ है। तो फिर क्या ऐसा हुआ है? तो नाज़रीन मुझे बाज़ दोस्तों ने ये बताया, फैमिली के अंदर से भी और पार्टी के अंदर से भी, और कुछ नून लीग के दोस्तों ने भी इस बात की तस्दीक की कि गिलानी साहब खामोशी के सहे मरियम नवाज साहिबा से रब्ते में थे, जिनको अल्लाह उनको सेहत दे, थायराइड ग्लैंड्स का उनका मसला है, और उसी के यानी उन्होंने इशारा किया था। और आज फिर बाज़ जुर्मान हैं जो हुकूमत के करीब समझे जा रहे हैं, एक तूफान बपा किया कि शायद वो इलेक्शन मुल्क से बाहर जाना चाहती हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि यहीं रहकर इलाज कराऊंगी। वो दलेर सियासी रहनुमा साबित हुई ऐलान करके। लेकिन ये तस्दीक हुई आज 3-4 अतराफ से कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का मरियम नवाज साहिबा से रब्ता था मुकम्मल, और उसी रब्ते के नतीजे में आज़म नज़ीर तारड़ साहब का नाम नून लीग की जानिब से दिया गया। क्योंकि इस बयान के जारी होने के बाद सेनेट सेक्रेटेरिएट से ये टिकट चले तमाम जगहों पर,
और किसी जानिब से भी ये नहीं आया, तरदीद नहीं आई नून लीग की जानिब से कि नून लीग इसमें शामिल नहीं है, और गिलानी साहब ने आदम तारड़ साहब का नाम अपने तौर पर दिया है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है नाज़रीन। मैंने बाद उसके गिलानी साहब के करीबी हल्कों से पूछा, उनकी फैमिली में लोगों से पूछा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में लोगों से पूछा, तो उनका ये कहना था कि अगले दिनों में बेहतरी आएगी, लेकिन दूसरी जानिब नून लीग पीपल्स पार्टी को निकालने पर तुली हुई है पीडीएम से। ताहम जो अहम बात है वो अहम बात यही है कि पीडीएम के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक अपनी अहमियत है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो सकता है कोई एक सरप्राइजिंग फैसला कर ले इस पीडीएम के हवाले से भी, जिससे पीडीएम का टूटना मुश्किल हो जाएगा। और ये सरप्राइजिंग फैसला नाज़रीन मेरी इत्तला के मुताबिक आएगा, या जो पार्टी सीईसी है 5 अप्रैल को हो रही है, और मेरी आज इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चंद लोगों से मुलाकात भी हुई, और फिर मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब का वो एक आई ओपनिंग बयान भी आ गया। पीपल्स पार्टी में भी सब अच्छा नहीं है इस वक्त। पीपल्स पार्टी में बहुत सारे ऐसे रहनुमा जो संजीदगी से ये चाहते हैं कि पार्टी पंजाब में दोबारा उसकी उठान हो, वो यही समझते हैं जो मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने अपने बयान में कहा कि पीडीएम के बाद फैसलों ने हुकूमत को मजबूत किया, लेकिन पार्टी को पार्टी के जो 2 लोग हैं उनकी हिमायत, या 3 लोग उनकी हिमायत नहीं लेनी चाहिए थी। ये एक उसूली बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर, ये उसूली बात है। और जो बड़ी जब पार्टियां होती हैं उनमें जमहूरी इख्तलाफ राय जो है वो जमहूरियत का चूंकि हुस्न भी है, तो वो इख्तलाफ राय कोई ऐसी बात नहीं होती। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने बयान में ये भी कहा कि मुझे उम्मीद है कि मेरे बयान को दुरुस्त कॉन्टेक्स्ट में लिया जाएगा, लेकिन ये खाली मुस्तफ़ा नवाज खोखर डिसअपॉइंटेड नहीं है, और बहुत सारे लोग जिनसे मेरी बात हुई वो भी डिसअपॉइंटेड है इस मामले में, लेकिन पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद भी हैं। तो फिर यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीसी है उसमें लोग बहुत खुलकर अपनी राय का इजहार करते हैं। कुछ लोगों ने मुझसे बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट या बतौर जर्नलिस्ट जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को कवर करता है 32-33 साल से, मेरी इस कैपेसिटी में मुझसे ये मशवरा मांगा कि क्या उन्हें सीसी में जाना चाहिए या नाराज़गी का इजहार करना चाहिए। तो मेरा उनको मशवरा यही था कि सीसी में जाए और अपनी राय वहाँ रखें। बाहर रहकर नाराज़गी का मतलब हमेशा पार्टी को नुकसान पहुँचाना होता है और जमहूरियत को नुकसान पहुँचाना होता है। नून लीग में भी इख्तलाफ राय करने वाले बड़े लोग मौजूद हैं, वो इख्तलाफ राय करते भी हैं, पीपल्स पार्टी में भी है, पीटीआई में भी है, तीनों जमातों में। और ये अच्छी बात है कि क़यादत जो है वो फिर उसमें रहती है। लेकिन नाज़रीन मेरा एक ये तासुर जो है मुस्तफ़ा नवाज खोखर के हवाले से, उनका ये जो बयान है, मेरी ये ज़ाती राय है कि उन्होंने ये बयान जारी करने से पहले अपने चेयरमैन को भी यानी बिलावल भुट्टो जरदारी को भी एतमाद में लिया था, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी पिछले 4-5-6 दिन से पॉलिटिकली अंडर प्रेशर दिखाई देते हैं। उनके बयानात उस तरह सामने नहीं आ रहे हैं, वो सिर्फ ताजियतों पर गुजारा पर इक्तफा किए हुए हैं पिछले चंद रोज से। कभी क्वेटा में किसी फौत होने वाले की ताजियत करते हैं, तो कभी पाकपतन में, और कभी लाहौर में, तो कभी इस्लामाबाद में, और कभी खैबर पख्तूनख्वा में। तो उनको चूंकि मुस्तफ़ा नवाज खोखर उनके तर्जुमान भी समझे जाते हैं और उनके इंतहाई करीबी दोस्तों में और साथियों में हैं, तो उनका बयान उस प्रेशर से निकलने में बिलावल भुट्टो को भी मदद करेगा। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में सब अच्छा नहीं है। यही मामला उठेगा सीसी में, और फिर हम देखेंगे कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी क्या फैसला करती है। लेकिन मुझे लगता है, मतलब मेरी ये अपनी राय है, हो सकता है गलत हो, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई एक सरप्राइजिंग फैसला भी कर सकती है। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए इस दरख्वास्त के साथ कि कोविड की तीसरी लहर बहुत ही ख़तरनाक है, उससे एहतियात कीजिए। खुदा हाफिज़।